नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो जैसा कि मैंने कहा, करंट अफेयर के लिए आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। जीएस में भी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। हाँ, थोड़ा बीच बीच में गैप होता है, मैं उसकी भरपाई के लिए प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने कई बार कहा कि अकेले पढ़ाने की वजह से ऐसा कभी कभी होता है। फिलहाल खैर, जो न्यूज अभी पेंडिंग चल रही है उसको हम बहुत जल्दी कवर करा देंगे आप सबको। तो अभी आज आपको 10, 11, 12, 13, मतलब एटलीस्ट आपको 13 तक की न्यूज अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। और इसके बाद आज मैं 5-6 वीडियो और कोशिश करूंगा तैयार करने की, जो आपको विद इन 2 डेज के अंदर आप मान के चलिए कि ये जो गैप चल रहा है 10 डेज का, ये सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 13 जुलाई की। देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण न्यूज क्या है। वैसे मैं 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन एक 10 से 12 या 15 मिनट में क्लास को एंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता हूँ। एक बार जो बात समझा दी गई उसको अगर आप ध्यान समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि एक क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है कि वो क्वेश्चन कैसा है। अब वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर। तो जितनी भी चीजें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है डेली पढ़ते रहिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो अभी एग्जाम आरओ होने वाला, तो आरओ के लिए पढ़ने की कोई नीड नहीं है। 5-6 महीना अच्छे से आपने पहले से अगर अच्छे से किया है प्रिपरेशन, तो पेपर देने जाइए, अच्छा होगा। इसके बाद भी पेपर होते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई नौकरी पा जाएगा तो अगली नौकरी नहीं आएगी। तो नौकरी आती रहेंगी, विद्यार्थी आते रहेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं 13 जुलाई की ना। तो हाल ही में यूनेस्को के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो हमारे यहाँ एक इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं रेलवे वगैरह पेपर में कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ। देखो, छोटी छोटी बातें भी एग्जाम में आती हैं, बड़े क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ, चीजों को समझा हुआ है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल कौन सा बना, ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि आप कैसा भी पेपर दे रहे हो, कैसे भी तैयारी कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, महाबलीपुरम जो है स्मारक, हुमायूं का मकबरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इन तीनों के अलावा कोई चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी सही होता है। ये कहीं मत सोचिए कि जो चौथा ऑप्शन डी है ये सही नहीं होगा, बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। हो सकता है इन तीनों में से कोई ना हो, इनके अलावा कोई 44वां स्थल शामिल हुआ हो भारत से। ठीक है, और बाकी अभी हम डीप में डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के, जिसका राइट आंसर पहले देखेंगे क्या है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। जो भी विद्यार्थी, जैसे हमने जान करके जो करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड, जैसे आपके एग्जाम में आता है एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाना स्टार्ट किया। 4 ऑप्शन देते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इनमें से क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है। हालांकि मैं बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश करता हूं, तो आप स्किप कर दो, जैसे क्वेश्चन आता है तो स्किप कर दो, ताकि मैं भूल ही ना पाऊं कि मैं क्या आंसर देने वाला हूं। तो अब इसके बाद की अगर बात करें आप, तो ये तो हो गया। अब समझेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप क्या है, और इसके बारे में समझाते हैं आपको। यूनेस्को ने भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मतलब कहने का बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके वंशज और उनके परिवार की, जिन्होंने उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब, ठीक है, यहां तक कि शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां का तो इतना रोल वैसा कोई क्रूर नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब से मराठा साम्राज्य का एक समांतर चर्चा रहती है। तो मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया है। छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़े इन 12 किले, यानी 12 जो किले फोर्ट थे, और देखा होगा कुछ किले मुगलों को भी देने पड़े थे समझौते के तहत ना, क्योंकि मुगलों के समय पर एक प्रथा चलती थी, मनसबदारी प्रथा। तो मुगल क्या करते थे, कुछ समझौता होता था। कहीं बहुत सारी, देखा होगा आप जब पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य हिस्ट्री में, तो बहुत सारे किले कहीं ना कहीं शिवाजी को देने पड़े थे। तो और दुर्गों की सैन्य विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में ये एक कदम बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते थे, और ज्यादा जानेंगे, उनके किले उनके दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और टूर एंड ट्रेवल को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को की क्या कहानी है और ये बैठक कैसे क्या क्या हुई। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें वार्षिक सत्र, जैसा कि एनुअल मीटिंग करते हैं वो लोग, वो किसी भी शहर में हो सकती। जैसे इससे पिछले वाली जो थी 46, वो दिल्ली में हुई थी, जहां पर यूनेस्को की हेड और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शामिल थे। जो 6 से 16 जुलाई 2025 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, और यहीं पर भारत का मराठा सैनिक परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। इसमें इसमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं और तमिलनाडु का एक किला शामिल है। ठीक है, जिंजी किला है, अभी वो हम भी
आपको पढ़ा देंगे कौन कौन से किले कहां कहां है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले 11 किलों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। आप काउंट कर लेंगे तो ये 11 हो गए किले, ठीक है कोट। और इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जिंजी किला किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु इज द राइट आंसर। हमारा मतलब कहने का है, अगर आपने चीजों को ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आनी नहीं चाहिए। बस आप ढंग से पढ़ते रहिए, सेलेक्ट। देखिए, एक बार अगर आपने कोई विषय को तमीज से पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं, कल भी मेरे पास एक ऐसे विद्यार्थी क्वेश्चन आया, वो बीएससी पास आउट है और उसको एसएससी की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो, और आप सोचिए सर उनका जीएस इतना कमजोर है कि भारत में कितने राज्य हैं इसका आंसर नहीं दे पा रहे। तो हम यही सबसे बोलेंगे, यही सबसे बात करेंगे कि इसमें संकोच की कोई बात नहीं। आप किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाए, इसमें क्या संकोच हो सकता है। लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, बार बार उन गलतियों को दोहराते हो, तब तो बड़ी मिस्टेक है। तो हमें इस कोई ऐसा भी नहीं, कोई मुझसे सवाल मैंने उससे पूछा नहीं दे पाया तो मैं उसका मजाक उपहास कुछ ऐसा मैं कुछ नहीं करता, बट औरों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से विद्यार्थियों का जीएस कमजोर है, जीके कमजोर है। कमजोर इसलिए है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ने लगेंगे तो सब सही हो जाएगा ना। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल इटली और चीन के हैं, जिनमें से प्रत्येक में 60 स्थल हैं। यानी नंबर 1 पे कौन आते हैं, इटली और चीन, जहां पर इस प्रकार की जो संपत्ति है उसकी संख्या 60 है। जबकि भारत 44वें स्थलों के साथ दुनिया में 6ठे स्थान पर है और एशिया में दूसरे स्थान पर, क्योंकि एशिया में पहला स्थान चीन ने जमा रखा है। जैसे भी एस जयशंकर ने कहा कि 2030 तक हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन जाएंगे, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत लंबे लेवल पर प्रयास करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर 2 ही बचेंगे, अमेरिका और चीन। उनको पीछे करना भी मेरे लिए 50 वर्ष बहुत दूर है। मतलब कहने का, आप 2047 तक भी टारगेट नहीं कर सकते कि हम उनको पीछे कर सकते हैं, राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरेला पर्व त्योहार कहां मनाया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 4 ऑप्शन देते हैं, आप उनमें से गेस किया करो क्या ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। और ये हरेला पर्व जो है ये हरियाली का प्रतीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। और एक पेड़ माँ के नाम, ये थीम है उसका, हरेला का त्योहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ, ये उसका थीम है, ध्यान रखेंगे ना। एक पेड़ माँ के नाम भी अभियान जो है अभी चलाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत और ग्रीक नौसेना ने पासेक्स का एक आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आंसर मुंबई है। तो अभी भारतीय नौसेना और ग्रीक नौसेना ने 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास पासिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ये एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है जो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच तब तक किया जाता है जब तक उनके जहाज आसपास होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पासिंग एक्सरसाइज कहां पर, मुंबई में हुई। किनके मध्य है, तो जाहिर सी भारत का होना तो लाजमी है, भारत और ग्रीक के मध्य हुई ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में, करंट अफेयर में आ जाते हैं तो फिर बड़े पैनिक होते हैं, कहां से आ गया, कैसे आ गया। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है, कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, राधानाथ स्वामी, वर्षा देश पांडे, राम बहादुर राय, राजा कुमारी। राइट आंसर वर्षा देश पांडे है। महाराष्ट्र की सतारा की प्रसिद्ध महिला वर्षा देश पांडे को लिंग भेदी गर्भपात रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मतलब कहने का देखा होगा कि अगर लोग ये जान जाएं कि गर्भ में लड़की है तो उसको मारने का प्रयास करते हैं या गर्भ गिराने का प्रयास करते हैं, बट ये गलत है। लोगों को संतान चाहिए, लड़का लड़की नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की अपेक्षाएं हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं लोगों का ना। तो उनके जीवन में योगदान देने के 2025 का ये जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। ये थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा ना। ये पुरस्कार विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ये सही कर लीजिए, न्यूयॉर्क में दिया गया। दलित महिला विकास मंडल की सचिव है वर्षा देश पांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की स्थापना 1981 में की गई और इस पुरस्कार को 1983 में पहली बार दिया गया। वर्षा देश पांडे जो है महाराष्ट्र के सतारा की है, ये ध्यान रखेंगे, कहीं क्वेश्चन ना आ जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र के सतारा से है।
और चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया ना, तो उसी के मौके पर दिया गया। और इस पुरस्कार की स्थापना यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1981 में की गई और इसको पहली बार 1983 में दिया गया। पुरस्कार देने का उद्देश्य क्लियर है, जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को ही ये सम्मान दिया जाता है। बात क्लियर है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में भारत के 87वें यानी 87 नंबर के जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर, ये चेस में ही चलता है, टाइटल है, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जाहिर सी बात बहुत सारे नाम है। पहला नाम तो विश्वनाथन आनंद जी का याद है, फर्स्ट जीएम है। तो राइट आंसर है हरिकृष्ण ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमरनाथ यात्रा भी कुछ दिन पहले ही संपन्न हुई है और चूंकि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान का सटा हुआ एरिया आता है, तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन शिवा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भगवान शिव से जुड़ी हुई है, भोलेनाथ से जुड़ी हुई है और उनकी बड़ी कृपा है, कोई दुर्घटना नहीं होती है, वरना रास्ता तो बड़ा जोखिम वाला है। यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कुछ दिन पहले 5 देशों की यात्रा पर थे, उसमें से एक अफ्रीकी देश भी शामिल है जिसका नाम है नामीबिया। तो इसका राइट आंसर यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर है नामीबिया। जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना, अभी इन सब की कोई बात नहीं है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन, ध्यान रखेंगे, एनपीसीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। नेशनल पेमेंट कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को भारत में यूपीआई की शुरुआत की गई। यूपीआई का फुल फॉर्म भी आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सबके फोन में यूपीआई, ठीक है, या फोन पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और क्यूआर, ठीक है, कई बार क्यूआर का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार एआई का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार एनपीसीआई, कई बार यूपीआई। तो ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई का फुल फॉर्म, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, और क्यूआर का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। ये आप बड़ी जल्दी इसको कवर करते हो, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन की स्थापना 2008 में मुंबई में की गई थी। एनपीसीआई इज द रेगुलेटर ऑफ यूपीआई। यूपीआई को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है? तो एनपीसीआई करता है, जितने भी पेमेंट्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला है पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 11 से 13 सितंबर नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत मंडपम कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, अस्त्र मिसाइल का निर्माण, ठीक है, बीडीएल करता है, एचएल नहीं करता, बीएमएल नहीं करता, एमडीएल मझगांव डॉक लिमिटेड भी नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे, इस मिसाइल का निर्माण हैदराबाद स्थित भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये रही आपकी 13 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपने 10 से 12 मिनट में पढ़ लिया होगा बिना किसी मतलब डिस्टर्बेंस के, बीच में ना कोई लाइक शेयर कमेंट, कुछ भी नहीं, फिजूल की कोई बात नहीं, टू द पॉइंट, सीधे पढ़ो। अलग बात है कि बच्चे धीमे धीमे जानेंगे, मैं उसका प्रयास कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से और कई सोर्सेस के माध्यम से, कि लोग थोड़ा सा जाने को, कई बार अच्छा पढ़ाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पब्लिसिटी होना। तो ठीक है, ये 13 जुलाई की न्यूज हो गई, इसके बाद बाकी न्यूज है वो भी आपको मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।